वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे सोल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे सोल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेरनियों। हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। आपके मॉडल पेपर दूसरे मॉडल पेपर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जी हाँ, देर ना करते हुए जहाँ पर आप लोगों को छोड़ कर गए थे वहाँ लेके चलते हैं। जिनको अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है वो इस क्लास से जुड़ जाएं। जी हाँ, आप लोगों को छोड़ कर गए थे भारतीय संस्कृति के इस श्लोक के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग निरोगी होवें, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। यहाँ आप लोगों को छोड़ कर गए थे। आ जाते हैं फटाफट अंदाज में अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जी हाँ, पहला कह रहा है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि मुक्तिदूत किन लोगों के लिए है। तो यह आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव इन जिलों के लिए ही है। तो इन्हीं जिलों के विद्यार्थी ही इस प्रश्न को करेंगे। और जब मुक्तिदूत की बात आती है तो मुक्तिदूत में गांधी जी के चरित्र चित्रण को करना है तो गांधी जी के चरित्र चित्रण को तो कोई भी कर सकता है। गांधी जी के बारे में इतनी कथाएं प्रचलित हैं कि बच्चा बच्चा गांधी जी के विषय में जानता है। लेकिन मुक्तिदूत का वर्णन आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिले के ही विद्यार्थियों को करना है। इसका ख्याल रखना है आप लोगों को, सब लोगों को नहीं करना है। और अगला कह रहा है कि ज्योति जवाहर। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। तो ज्योति जवाहर ये जो है ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर और रामपुर गोंडा के विद्यार्थियों को करना है। सब लोगों को नहीं करना है। याद रखिएगा, जो आपके ज़िले में पढ़ाया जा रहा है उसी को आपको करना है। अगर बात करें अगर कि ये जो आपका ज्योति जवाहर है, ज्योति जवाहर कहाँ कहाँ पढ़ना है, तो जब आपको ये याद रहेगा कि ये कहाँ कहाँ पढ़ना है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, तब बेहतर है। अन्यथा आप दूसरे के जिले का खंड काव्य करके चले आएंगे तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा और खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। इसका ख्याल रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। दूसरा कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। जी हाँ, और आप लोग जो मेवाड़ मुकुट है तो मेवाड़ मुकुट बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच और अमेठी जिलों में ही पूछा जाता है, वहीं पर पढ़ाया जाता है। तो इतने ही जिलों के विद्यार्थी इसको करेंगे। उसके बाद आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। तो अग्र पूजा ये इलाहाबाद, आजमगढ़ और मथुरा के विद्यार्थी करेंगे। फिर आ जाइए जय सुभाष। अगर जय सुभाष की बात करें तो लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई इसके छात्र करेंगे। इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आ जाते हैं मातृभूमि। मातृभूमि के लिए इस खंड काव्य से प्रश्न गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर के विद्यार्थी ही करेंगे। इसके बाद अगला है कर्ण खंड काव्य। तो कर्ण खंड काव्य यह है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। तो यहाँ के विद्यार्थी करेंगे। फिर आ जाइए कर्मवीर भारत पर। कर्मवीर भारत जो है ये है कर्मवीर भारत, ये है मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली, यहाँ के विद्यार्थी करेंगे। आ जाते हैं तुमुल पर। तो तुमुल खंड काव्य ये वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं के छात्र ही करेंगे। तो ये एक
जिले विशेष से संबंधित है, इसीलिए इन प्रश्नों पर समय ना खर्च करते हुए फटाफट आ जाते हैं ऐसे प्रश्नों के ऊपर जिनको सब लोगों को करना है। जी हाँ, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से कोई एक ही करना है। याद रखना, आप लोगों को पूरा नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी पूरा लिख करके चले आते हैं, मूल्यांकन एक का ही होगा, पूरे का नहीं होगा। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अक्टूबर 1884 को। कब हुआ था? तो हुआ था 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1884 को, याद रखना। और इनका जो जन्म स्थान था वो था अगोना बस्ती। कहाँ था? तो अगोना बस्ती। कहाँ हुआ था? तो अगोना बस्ती में। याद रखना, अच्छे से तैयार रहे। और बस्ती कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम क्या था? तो चंद्रपली शुक्ल था। और मृत्यु कब हुई? तो 2 फरवरी 1941। कब हुई? तो 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है, जो साहित्यिक परिचय है, वह एक निबंधकार के रूप में भी आता है, इतिहासकार के रूप में भी, आलोचना लेखक के रूप में, आलोचक के रूप में और संपादक के रूप में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं। अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह के, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो निबंध संग्रह हैं वह हैं चिंतामणि। क्या? चिंतामणि। चिंतामणि। और ये 2 भाग में प्रकाशित हुआ था, भाग 1 और भाग 2। और दूसरा है विचार वीथी। क्या? विचार वीथी। ये 2 इनके निबंध संग्रह हैं। अगला है इतिहास ग्रंथ की। अगर बात करें तो इतिहास ग्रंथ में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जी हाँ, अगर आलोचना की बात करें तो आलोचना में इन्होंने लिखा है सूरदास। क्या? सूरदास। और क्या लिखा है? रस मीमांसा। क्या? रस मीमांसा। और क्या लिखा है? त्रिवेणी। क्या? त्रिवेणी। ये इनकी आलोचनाएं हैं। संपादन की बात करें तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बरी आदि का इन्होंने संपादन किया है। ये तो इनकी प्रमुख निबंध, इतिहास और आलोचनात्मक तथा संपादन हो गए। लेकिन अगर इनकी बात करें कि इन्होंने एक कुछ कहानी लिखी है, तो जी हाँ, एक कहानी भी लिखी है। और उस कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। क्या? 11 वर्ष का समय। याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है 11 वर्ष का समय। अगर इनके हम काव्य कृति की बात करें तो यह है अभिमन्यु। वध। ये जो है इनका एक काव्य ग्रंथ है, इन्होंने काव्य भी लिखा हुआ है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन के अनुभवों को पिरो करके रख दिया है। आप लोग जोरदार तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसको एक एक क्वेश्चन को दौड़ाएंगे। जी हाँ, आज इसको नागिन डांस कराएंगे ही कराएंगे। अगर हम बात करें अगले अगले कवि की, अगले लेखक की, तो लेखक कहें चाहे कवि कहें, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक लेखक के रूप में भी आते हैं और एक कवि के रूप में भी आते हैं। हालांकि यहाँ लेखक के रूप में पूछा गया है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में। कब हुआ था?
1889 में। जी हाँ, कहाँ हुआ था? तो सुंघनी साहू। कहाँ हुआ था? तो सुंघनी साहू में हुआ था। सुंघनी साहू के एक वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? तो देवी प्रसाद नाम था, जो एक साहित्य प्रेमी थे और ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। क्या? छायावादी युग के प्रवर्तक। छायावादी युग के प्रवर्तक थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1937 में हुई थी। याद रखना, 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं, वह अगर हम नाटकों की बात करें तो इसमें है चंद्रगुप्त, 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 स्कंदगुप्त, 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 अजातशत्रु, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, प्रायश्चित। प्रायश्चित एक कहानी भी है भगवती चरण वर्मा की, याद रखना, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियां हैं, तो इनकी बहुत सी कहानियां लिखी हुई हैं और ये एक नाटककार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक कवि के रूप में जो है इस हिंदी साहित्य में उभर करके सबके सामने आए हैं। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी सौंदर्य चेतना के कवि हैं। और अगर इनकी हम कहानियों की बात करें तो इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वह है प्रतिध्वनि। क्या? प्रतिध्वनि। और छाया। क्या? छाया। और इंद्रजाल। क्या? इंद्रजाल। और क्या है? और है आकाश दीप। आकाश दीप इनकी ये प्रमुख कहानियां हैं। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद बात करें और प्रमुख कहानी कौन सी है, तो वह है आंधी। क्या है? आंधी। जी हाँ। अगर हम इनके काव्य की बात करें, काव्य की अगर हम बात करें तो काव्य में आता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला है वह है कामायनी, जो बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है। कामायनी एक महाकाव्य है जो छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है झरना। क्या? झरना। और क्या है? लहर। लहर और आंसू। और क्या है? महाराणा का महत्व। और क्या है? कानन कुसुम। क्या? कानन कुसुम। जी हाँ, कानन कुसुम। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगर हम इसके बाद बात करें कि इन्होंने नाटक, कहानी, काव्य के बाद क्या उपन्यास भी लिखा है, तो जी हाँ, बिल्कुल लिखा है। क्या लिखा है? तो वह है कंकाल। क्या? कंकाल। याद रखना। और क्या है? तो तितली है। क्या? तितली। और क्या है? इरावती। क्या? इरावती। और क्या है? तो और कोई उपन्यास नहीं है जो इरावती है ये पूरा नहीं कर सके, उससे पहले ही ये गुजर जाते हैं, इनका स्वर्गवास हो जाता है, इसलिए ये अधूरा ही रह गया। अगर हम बात करें निबंध संग्रह की, तो इनके निबंध संग्रह हैं काव्य कला। जी हाँ, काव्य कला इनका प्रमुख निबंध संग्रह है और इसके अलावा अन्य निबंध संग्रह भी इनके हैं। अगर इनके हम शैली की बात करें तो इन्होंने वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली और चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया हुआ है।
आ जाते हैं आगे। जी हाँ, फटाफट अंदाज में अगला अगला वर्णन करते हैं। किसका? अगले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, देश रत्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था वो जीरादेई छपरा बिहार है। क्या? जीरादेई छपरा बिहार में इनका जन्म हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी सन 1963, 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनकी जो पत्र पत्रिकाएं थीं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है देश पत्रिका। क्या है? देश पत्रिका। याद रखना, देश पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इंडिया डिवाइडेड बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, वह है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और भी है सत्याग्रह एट चंपारण, फिर है भारतीय शिक्षा। क्या है? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जी हाँ, ज़्यादा समय न खर्च करते हुए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जी हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन बंद और सूरदास। जी हाँ, इतने कवियों में से किसी एक का ही आप लोगों को वर्णन करना है, सबका वर्णन नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। अगर हम बात करें सूरदास की तो सूरदास जी का जो जन्म स्थान है और जन्म है उसमें मतभेद हैं, लेकिन जो अत्यधिक प्रमुखता से माना जाता है, जाना जाता है लोगों के द्वारा, वह है सन 1478। क्या? 1478 ईस्वी। इसी को ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। जी हाँ, तो ये सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, बैसाख के शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रोनकता नामक गांव में। कुछ जो लोग हैं, कुछ जो विद्वान हैं, वह इनका जन्म स्थान सीही गांव में मानते हैं तथा कुछ लोग इनको जन्मांध मानते हैं और कुछ लोग इनको मानते हैं कि ये प्रारंभ से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए। जो भी हो, सूरदास जी ने जैसा वर्णन किया है वैसा वर्णन शायद कोई भी कभी कर नहीं सकता है। जी हाँ, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनको पुष्टमार्ग का जहाज भी कहा जाता है। तो सूरदास जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इनके पिता का नाम था रामदास सारस्वत। क्या नाम था? रामदास सारस्वत नाम था, रामदास सारस्वत। और इन्होंने
ब्रजभाषा में ही रचनाएं रची हैं। किसमें? ब्रजभाषा में ही रचनाएं रची हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सूरदास जी के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति प्रसिद्ध है वह ये है कि सूर सूर तुलसी ससी उडुगन के सोदास अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो सूरदास जी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आ जाते हैं आगे। अगला कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास की बात करें, गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन करना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554, याद रखना संवत क्या, तो संवत में हुआ था 1554 में। ईस्वी और संवत में बहुत फर्क होता है। याद रखना कि तुलसीदास जी के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। जी हाँ, तुलसीदास जी ने जिनका जन्म हुआ 1554। हालांकि इनके जन्म के विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन मतभेद हो या ना हो, हमें अपना काम करना है। हमें किसी भी एक मत के अनुसार जीवन परिचय तैयार करना है। जी हाँ, तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजापुर। कहाँ? राजापुर में, चित्रकूट, राजापुर चित्रकूट में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। जी हाँ, और इनके पिता का नाम था आत्मा राम दुबे। क्या नाम था? आत्मा राम दुबे। माता का क्या नाम था? तो हुलसी। जी हाँ, इनकी माता का नाम था हुलसी। आगे आ जाते हैं अगर, तो तुलसीदास जब पैदा हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 5 वर्ष के बालक हैं, इसीलिए इनकी माँ ने इनको अपने से दूर फेंक दिया। जी हाँ, तुलसीदास जी का जो लालन पालन किया वह एक दासी ने किया। और इनको जो गुरु मिले वो बाबा नरहर दास मिले। और इनका जो विवाह हुआ वो रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली की फटकार से ही तुलसीदास जी तुलसी से तुलसीदास बन गए। जी हाँ, कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जी हाँ, तुलसीदास जी के विषय में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर हम इनके मृत्यु की बात करें तो तुलसीदास की जो मृत्यु हुई वह हुई संमत 1680 में। जी हाँ, संमत 1680 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। जी हाँ, इनकी मृत्यु संमत 1680 में हो गई थी। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचना है वह है रामचरित मानस। क्या है? तो रामचरित मानस। जी हाँ, याद रखना कि यह रामचरित मानस है, यह अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगर हम बात करें इनके अन्य रचनाओं की तो उसमें है जानकी मंगल। क्या? जानकी
मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, इस प्रकार की रचनाएं तुलसीदास जी ने की हैं, जो तुलसीदास को संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि बनाने के लिए काफ़ी हैं। जी हाँ, तुलसीदास जी एक कवि ही नहीं, एक समाज सुधारक भी थे। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगले हैं सुमित्रानंदन पंत जी। जी हाँ, कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगर हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 को हुआ था। जी हाँ, 20 मई सन 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो कौसानी, कौसानी में हुआ था। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। जी हाँ, इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था उत्तराखंड कौसानी में। और इनके बचपन का नाम था, इनके जो बचपन का नाम था वो गोसाई दत्त नाम था। गोसाई, गोसाई दत्त नाम था इनके बचपन का। अगर हम बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम था पंडित गंगादत्त पंत। इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। और इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं वह हैं चिदंबरा। क्या? चिदंबरा, जिस पर इनको ज्ञानपीठ, भारतीय राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इन्होंने लिखा लोकायतन, लोकायतन। इसके अलावा इन्होंने लिखा कला, क्या लिखा? कला और बूढ़ा चांद। जी हाँ, कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके तो इनको चिदंबरा पर भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त इनकी और अन्य अन्य रचनाएं हैं, वह हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगमाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद मैंने आपको बता दिया। युगपद, शिल्पी, रीता, रश्मिबंध, रजत शिखर इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंत के काव्य की यात्रा में स्पष्टता 3 सोपान माने जा सकते हैं। पहला है छायावादी काव्य रचनाएं, दूसरा है प्रगतिवादी काव्य तथा तीसरा है श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की अंतश्चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएं, जहां मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। जी हाँ, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जी हाँ, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि आप लोगों को व्याख्या के लिए दे दिया है, मानव हित्वा प्रयोग होती और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप लोगों को इसके अलावा कोई श्लोक लिखना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप कौन सा श्लोक लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं प्रबुद्धो ग्रामीणा का कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। ये लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। जी हाँ, ये वीरा वीरण पूज्यते का है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आ जाते हैं आगे, और आपका आगे प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति? तो विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव। कह रहा है कि विश्वस्य स्रष्टा
ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलमस्ति, ऐसा लिखेंगे। पुरराजा का अस्ति, तो ये पुरराजा एका भारत वीरः अस्ति। पुरराजा एकः भारत वीरः। पुरराजा एकः भारत वीरः अस्ति। फिर है चंद्रशेखरः कः अस्ति, तो चंद्रशेखरः एकः भारत वीरः अस्ति। ये भी एक भारत का वीर था और पुरराज भी एक भारत का वीर था। अगर सिकंदर की बात करें, लक्षेंद्र की बात करें, तो वह यवन राज था। अगला कह रहा है कि वीरा केन पूजते, तो बच्चा जानता है कि वीरा वीरेण पूजते। वीरा वीरेण पूजते। जी हाँ। अगला आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जी हाँ, आपको जो भी पसंद हो उस पे एक निबंध लिख सकते हैं। दिया है पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, कारण एवं निवारण। आप किसी भी टॉपिक पर एक निबंध लिख सकते हैं। निबंध कोई भी लिखिए, लेकिन उसकी रूपरेखा जरूर बनाइए। जी हाँ, अगर हम बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद की आप रूपरेखा बनाओगे। क्या बनाओगे? रूपरेखा बनाओगे। और रूपरेखा में जो पहली हेडिंग होती है वह होती है प्रस्तावना। क्या होती है? प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखोगे तो उसकी पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। इसके बाद दूसरी हेडिंग, मान लीजिए आपको आतंकवाद लिखना है, तो आप डालोगे आतंकवाद का अर्थ। क्या डालोगे? आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ। अगला क्या डालोगे? आतंकवाद के कारण। क्या? कारण। उसके बाद क्या डालेंगे? आतंकवाद के परिणाम। क्या? आतंकवाद के परिणाम। फिर क्या डालेंगे? आतंकवाद को रोकने के उपाय। आतंकवाद को रोकने के उपाय। उसके बाद क्या डालेंगे? अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार। क्या होती है? उपसंहार। इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर पाएंगे और धुआं करके आएंगे। आप पेपर को नागिन डांस कराएंगे। जी हाँ, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। जी हाँ, इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।